अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज एक्सरसाइज 3.5 करेंगे और ये आखिरी एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की। और मैट्रिसेस जो हैं वो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से ज़रा छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे तो जल्दी जल्दी हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। और नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर ज़रा रिलेटिवली इजी है। ये भी इजी था लेकिन इसमें नए कंसेप्ट्स काफ़ी थे और ये इम्पोर्टेंट है। सारे का सारा मैथ ही इम्पोर्टेंट है अगर आप मैथ गुरु और मैथ लवर हैं। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम बस अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और चैप्टर 3.5 चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 5 ये क्वेश्चन पहले करते हैं हम। और इसमें उसने कहा है कि इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल से क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा, तो मैं डायरेक्ट ही इसे करूँगा। इसे आप कह लें कि ये इक्वल है 2 2 1 के, 3 -2 -2 5 1 -3। ये एक्स वाई और जेड और ये इक्वल है 3 1 2 के। और ये इसे आप कह लें बी, इसे आप एक्स कह लें और इसे आप ए कह लें। अब ए का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है क्योंकि उससे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन पॉसिबल है इस सिस्टम का कि नहीं। तो यहाँ पर लिख लें आप। अच्छा जी, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 27। अभी अभी मैंने फाइंड आउट किया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने फाइंड आउट किया, इसका डिटर्मिनेंट आपको भी करना बताया हुआ है। अभी आगे चल के और एग्जांपल्स इसी में इतनी सारी हैं, वो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखें। लेकिन इस में जो है वो कमर्शियल्स आते हैं इसमें। या तो वो कहता है कि सब्सक्रिप्शन लो, और सब्सक्रिप्शन काफ़ी महंगी है, काफ़ी डॉलर्स की है। लेकिन इससे बेहतर है कि ये एक्सरसाइज यूज़ की जाए। इसमें कमर्शियल्स वगैरह का कोई इशू नहीं है। अच्छा चलें, इसमें ये हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद अब क्रैमर्स रूल हम यूज़ करके यूजिंग क्रैमर सी कैपिटल डालें। क्रैमर्स रूल क्या होगा जी? एक्स इक्वल होगा ए मॉड के ऊपर जो मैट्रिक्स सेट होगा वो होगा 3 1 2। ये ऊपर देखिए ना, ये जो है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। बाकी ये दो कॉलम्स आ जाएंगे मैट्रिक्स ए के। 2 -2 1 1 -2 -3। और इसको आप क्विकली खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मसलन अगर आप इसको एक्सपेंड कर लें यहाँ से, इसने 27 इधर आना है, थोड़ा सी जगह बना लें इधर। तो यानी कि कहने का मकसद है ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना है। आप इसे इजीली खुद भी अवेल्यूएट कर सकते हैं। तो खुद इसे कर लेते हैं। पहली रो से ही चाहे इसे एक्सपेंड कर लें। पहली रो से चलें एक्सपेंड कर लेते हैं। 3 × 2 और ये 6 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, ठीक है। -2 1 × 3 -3 +4 और +1 1 × 1 +4 ये आएगा। और ये आंसर आएगा 27 10 30 8 24 आएगा। ये 24 और 1 -2 -2 +5 29 27/27 और ये 1 के इक्वल आएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब मैट्रिक्स तो सेट करना आ गया ना आपको, तो वो बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं ऊपर से आपको बस दिखा दूं जाके कि इस सूरत में ये तो यही रहेगा और ये 3 और ये मैट्रिक्स ये इधर आ जाएगा। अब ठीक है, ये बनेगा इस तरह।
डिटर्मिनेंट क्रैमर्स रूल यूज़ करके। तो यहाँ पे 2 3 5 3 1 2 1 -2 -3 और ए ही आप इधर लिखें, यहाँ पर आ जाएगा 27। यहाँ पर आप थोड़ी सी जगह बनाकर आप ज़रा थोड़ा सा साइड से स्टार्ट करें इसको, और ये आ जाएगा फर्स्ट रो से, चाहे इसे एक्सपेंड कर लें 2 -4 3 9 + 10 और +1 6.5। ये वैल्यू आ जाएगी 2 3 + 1 27 0/27 और ये 0 के इक्वल आ जाएगा। चलें जी, अब हमने z को लिखना है। z को किसके इक्वल होगा? z ये इक्वल होगा जी इस इन 3 के, और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, इससे हम लिखते हैं 2 3 5 2 -2 1 3 1 2 2 3 5 2 -2 1 3 1 2 और a मॉड ये इक्वल होगा 27 के। फिर थोड़ी सी जगह और बनाते हैं हम, और अगर रो 1 से इसे एक्सपेंड करें -4 1 2। अब मैं ये तफसील से नहीं मैं बता रहा, आपको ये आना चाहिए। मैं पीछे से एक भी एग्जांपल और वो नहीं स्किप की। आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो किया सारा कुछ पीछे। इसमें अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्रैमर्स रूल लग के इधर z की ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये हमें मिल गया जी। बार बार नहीं हो सकता कि हर क्वेश्चन में आपको तफसील से बार बार वो बताया जाए। बस इतना बता दिया, क्रैमर्स रूल हमने अप्लाई किया यहाँ पर। क्रैमर्स रूल अगर आपने नहीं देखा तो जाके पीछे एग्जांपल देखें, मेरा पिछला लेक्चर देख लें। नहीं इतना टाइम तो अपनी बुक की एग्जांपल देख लें क्रैमर्स रूल के टॉपिक पे, और वो देख लें कि कैसे अप्लाई होता है। बस इसमें ये बताता चलूँ कि एक्स वाई जेड जो है वो डिटर्मिनेंट कैसे सेट करते हैं। पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन पॉसिबल है, नॉन ज़ीरो है। उसके बाद क्रैमर रूल इस्तेमाल करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, और वो सेट कैसे करना है कि ये जो पहला कॉलम है वो इक्वल होगा, क्योंकि एक्स है तो फर्स्ट कॉलम इक्वल होगा जो बी के कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ पे बी के कोफिशिएंट्स दूसरे कॉलम होंगे, यहाँ पे बी के कोफिशिएंट्स तीसरे कॉलम में आएंगे, और बाकी ये जो हैं ये वही मैट्रिक्स है जो ये ऊपर ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये वैल्यूज़ वही हैं। इस केस में ये दो वैल्यूज़ वही हैं जो ये इस केस में ये दो वैल्यूज़ थी, ये दो वैल्यूज़, ये दो वैल्यूज़ है। तो इस तरह करके हमने ये सारा कुछ फाइंड आउट किया है। जाके क्रैमर रूल अच्छी तरह देख लें, उस पर ग्रिप अपनी हासिल करें, और फिर जो है वो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। और अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो ये इंतहाई आसान है आपके लिए, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बुक से ही लिख लूँ। चलें ऊपर यहाँ मैं अब आपको ये लें, ये हमने फाइंड आउट करना। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 है। इसमें डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं कि ए
x इज इक्वल टू b, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि a इज ऐसे कर लें, इसको नीचे ले दें, अभी यहाँ पर लिख लें 2 1 1 4 2 3 3 -4 -1 इसमें आप x1 x2 x3 लिख लें और b की वैल्यूज आ जाएंगी 5 8, ये आ गई। a इस केस में ये हो गया, x इस केस में ये है और b इस केस में ये है। अब a मॉड यानी कि a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे हम, क्या है वो है 2 -1 1 4 2 3 3 -4 -1। चलें, इसकी ये ना मोस्ट प्रॉब्ली नॉन ज़ीरो वैल्यू ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन भी तो उन्होंने इसी तरह ही बनाए हुए हैं ना। तो अब ये देखें, यहाँ मैट्रिसेस में गए, ये मैट्रिक्स प्रेस किया, इसकी रो आप बढ़ाएंगे, 2 रोज हो गई, 3 हो गई, दो का सॉरी रो अब बढ़ रही है, पहले कॉलम्स बढ़ रहे थे। अब वो मैट्रिक्स लिख दें, क्या था 2 -1, हाँ हाँ ऊपर आओ, -1 1, ये आएगा 4 2 3 3 -4। अच्छा जी, बैटरी कह रहा है कम रह गई है, तो अभी इसको चार्जिंग पर लगाते हैं। तो यहाँ हमने सॉल्व का दबा दिया बटन, तो डिटर्मिनेंट -15 कह रहा है कि -15 के इक्वल है। तो ये अब हम वैल्यू यूज करेंगे जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है इस सिस्टम का। तो हम जाते हैं जी यहाँ पर लिख दें -15 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिखें यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल इस्तेमाल करके x1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये यहाँ मॉड आएगा, थोड़ा इधर कर लें, पिछला तजर्बा है कि थोड़ी जगह ज़्यादा ही चाहिए होती है, और यही वैल्यूज़ आप ले आए। क्यों नहीं हो रहा, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ इसमें होगा, पहला ये आ जाएगा कॉलम और बाकी 2 कॉलम ये आएंगे, तो वो तो वही है। यहाँ पर इसे डिलीट कर दें और बाकी आ जाएगा 5 8 और 3, नीचे क्या है -15 है। तो यहाँ कैलकुलेट कर लें, उसी तरह जाके, मैं कैलकुलेटर अगर आपके पास हो डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लें, लेकिन नहीं, तो ये -2 और +12 +1, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस है, ये नेगेटिव होना था, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये पहले ही प्लस था। 1 इसका लिखा जाएगा -8 -9 प्लस 1 इंटू 32 -6। चलें जी, अब -15 5 10 50 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, और
ये बनेगा तकरीबन 5 -5/15 और ये बनता है +1/3 वैल्यू बनती है। चलें अब क्रैमर रूल इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ x2 लिखेंगे और ये लिख दें, यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट लिख दें। हाँ, यहाँ पर ये वैल्यूज चेंज होंगी ना, ये इसमें वही वैल्यूज आ जाएंगी जो ये 5 8 3 आ जाएंगी वैल्यूज 5 8 और 3। चलें अब यहाँ से एक्सपेंड कर दें इसको, रो 1 से इसको एक्सपेंड कर लें, ये होगा 2 -8 9, ये आएगा प्लस नहीं -4 9 और ये आएगा +1 इंटू 4 12 और 24। चलें ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये -15 2 इंटू 1734 ये 65 ये आ जाएगा 19/15। चलें चलिए हाँ जी यही आएगा। अब हम चलते हैं x3 की तरफ। x3 में हमने फिर वही मैट्रिक्स ले आए हम नीचे, हो गया जी। आखिरी कॉलम में हमने लिखनी है ये वैल्यूज 583, ये किसके इक्वल आएगा -15 के। पहली रो से एक्सपेंड कर दें, कौन से जीरोज हैं बाकी कहीं, 6 + 32 +1 12 24 +5 ये लें जी 5 इंटू 16 6 ये 76 हो गया, 12 और ये हो जाएगा 2210। अब ये आएगा 12/46 तकरीबन करके आएगा, हाँ जी। नेगेटिव इंटू -15 46/15 ये तीन आंसर आएंगे इसके। यहाँ लिख दें x1 इज इक्वल टू 1/3, x2 इज इक्वल टू -19/15 and x3 इज इक्वल टू 46/15। ये इसका सॉल्यूशन आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, कोई इतना ज़रूरी नहीं है इधर के मैं एक्सप्लेनेशनें देता रहूँ लंबी चौड़ी कि ये हो गया वो हो गया, सीधे सीधे क्वेश्चन हैं ये, सिर्फ आपने एवेल्यूएट करने हैं। अब क्वेश्चन हम देख रहे हैं 3.5 और उसमें है
2x, अच्छा चलें इसको डायरेक्ट ही उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। 2 -1 1 1 2 2, चले ये कोफिशिएंट्स इसके छोटे हैं ज़रा, x1 x2 x3, और ये वैल्यूज़ आ गई हैं 8 6 एंड 1 के। अब इसको कह दें a, आप इसे कह दें x, और ये कह दें आप b, a x एंड ये हो गया b। अब a मॉड आप यहाँ पर कर दें 2 -1 1 1 2 2 1 -2 -1, इसको आप अगर एक्सपेंड करें तो वैसे तो ये इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दें ऊपर से और उसमें कर दें तो बड़ा इजीली ये फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन चलें अब हम ऐसे ही करेंगे। 2 इंटू -2 और +4 1 होगा -1 -2, और ये होगा 1 इंटू -2 -2, ये आएगा आंसर 2 इंटू 2 4 -3 -3 -4 4 इंटू 4, ये -3 और ये 0 के इक्वल नहीं है, और सॉल्यूशन पॉसिबल है इसका मतलब है। So solution is possible। अब क्या करना हमने, अब कौन से वेरिएबल से x1 x2 x3 है, हाँ जी x1 यहाँ लिख लें आप यूजिंग क्रैमर्स रूल इस्तेमाल करते हुए x1 will be equal to a mod, ये a को कॉपी कर लें आप, और कुछ साथ आ रहा है तो आने दें, उससे फिर बाद में निबड़ लेंगे। चले इससे जान छुट्टी, और हमें पता है कि पहली रो की जगह पर p के कोफिशिएंट्स आएंगे 8 6 1 आ रहा है 8 6 एंड 1। अब यहाँ पर होगा -3 है -3 और 8 -2 +4 +1 -6 -2 1 12 और -2 -3 2 इंटू 16 आ जाएगा, -8 आ जाएगा और 14 आ जाएगा, और ये आएगा 2 6 6 2 2 आ जाएगा वैल्यू, x1 की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है जी, और अब हम चलेंगे नीचे, वहाँ पर x2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। x2 को फिर उसी तरह सेट करेंगे, ये मेरे ख्याल में 861 था, हाँ जी ये 861 ही था। यहाँ -3 कर लें, यहाँ आप लिख दें 2 -6 -2, यहाँ आप लिख दें 8 8 का -1 -2, ये +1 लिख दें,
ये 1 -6। अच्छा, यहाँ पर आएगा -3, -8 -16, 3 + 24 और ये आएगा 521। ये -3/-3 1 वैल्यू आएगी, नहीं 24 सॉरी, प्लस, और ये -1 आएगा। चलें, अब x3 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। x3 की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो फिर उसी तरह ऊपर से ले आए, और अब तो वो याद हो गया कि 861 है, वो यहाँ लिख लें, और इतना लेंथी से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए मॉड है तो ये याद है हमें कि यहाँ 861 लिखना, और चलें एक्सपेंड कर दें फर्स्ट रो से ही। 2 12 + 1 1 6, अब फिर +8 कर दें, और -2 -2। अब क्या वैल्यूज आएंगी? -3 12 14 28 5 4 32, -4 3 आ जाएगी ये वैल्यू x3। और इसको यहाँ पर लिख लें आप, x1 आ जाएगा 2 के इक्वल, x2 आ जाएगा -1 के, और x3 आएगा 3 के इक्वल। चलें, ये हमारा मसला हल हुआ। क्रैमर रूल से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए ये फाइंड आउट करना हमने। इसमें मैं सिर्फ एक ही पूरी डिटेल में करके दूंगा, बाकी दो जो हैं वो मैं इससे फाइंड आउट करूंगा कैलकुलेटर से। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है बार बार नहीं। को फैक्टर तो ये वो मैं आपको फाइंड आउट कर दूंगा, बाकी आपने स्टेप्स पूरे करने हैं। मेरे ख्याल में पेपर में अगर आप कैलकुलेटर से ये करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप इन्वर्स ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। और ये बेहतर है कि आप अपने क्लास टीचर से पूछ लें कि मैं इसे डायरेक्ट कर दूं, मतलब डायरेक्ट मींस के स्टेप्स पूरे ना करूं और उसी से कर दूं, कैलकुलेटर से ही इन्वर्स वगैरह फाइंड आउट करके। मेरा नहीं ख्याल कि पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप स्टेप्स पूरे नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको स्टेप्स पूरे करके दे देता हूँ, दूसरे और तीसरे पार्ट में आपने स्टेप्स खुद पूरे करने हैं, और मैं उनको सिर्फ कैलकुलेटर से करके तो कंफर्म कर दूंगा। अच्छा जी, इसमें ए कह लें और एक्स कह लें और बी कह लें। ए ये है, एक्स, अच्छा ये ऐसे नहीं लिख देना आपने, आपने इसको ऐसे ही लिखना। चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको। अ, ऐसे लिखना है ए को, और एक्स को आपने लिखना है एक्स वाई जेड, और बी को लिखना है आपने -1 4 एंड 1। अच्छा जी, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम ए मॉड फाइंड आउट करेंगे कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है भी कि नहीं। तो ए मॉड, चलें पहले कॉलम से अगर हम एक्सपेंड करें तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या उससे भी आसान तरीका ये है कि ये लिख लें यहाँ पर। ये और ये, और
ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इसी के इक्वल होगा, लेकिन इसमें इसको ज़ीरो कर दें। ज़ीरो कैसे किया? पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। 6 होगा तो ये 7 आ जाएगा। इसमें 3 से ये मल्टीप्लाई होकर आएगा, तो 3 से जब ये सब्ट्रैक्ट होकर तो ये 5 आ जाएगा। चलें, अब इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर आप लिख लें कि रो 2 माइनस 3 रो 1। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 7 -5 1 एंड -1 होगा। तो ये 7 + 5 होगा और ये -2 होगा, और ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन इज पॉसिबल। सॉल्यूशन मुमकिन है। अब आपने एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेके आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और एडजॉइंट के लिए फिर अब आपको वही सारा करना पड़ेगा। A11 A22 और A33 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। A11 क्या है? ये मैट्रिक्स अब A लिखना पड़ेगा मुझे सामने, फिर इसका एडजॉइंट रो लिखा जा सकता है। अच्छा जी, ये अब हमने लिख लिया। A11 होगा जी जिसके इक्वल A -1 1 + 1 और इक्वल होगा 1 -2 1 -1, तो ये आएगा 1 के इक्वल आ जाएगा मेरे ख्याल में। हाँ जी, 1 × -1 + 2, ठीक है, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब मैं लिख दूँ A12, थोड़ा सा नीचे ले जाएं इसको। A12 होगा साइन वही नेगेटिव और ऊपर इस तरह डिसाइड होता है इसका साइन, और A12 क्या है? अब ये और ये आएंगे बीच में, तो 3 -2 0 और -1, और साइन बाहर रहा नेगेटिव का, तो -3 2 0 हो के ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, और उसके बाद A13 आएगा -1 1 + 3, और ये आएगा 3 1 0 एंड 1, और ये आएगा 1 × 3 3 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा जी, फिर इसको लेकर नीचे आ जाते हैं हम। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं इधर, इसको उधर लिखा रहने देने की। अब वैल्यू होगी A21 होगा 2 1 -2 1 1 एंड -1, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये -1 के 2 × 2
-1 और ये +1 के मेरे ख्याल में इक्वल आ जाएगा, या -1 के। असल में होगा -1 इंटू 2 -1, हाँ -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और A22 किसके इक्वल होगा? A22 है जी 1 1 0 एंड -1, और ये भी -1 के इक्वल आएगा। A23 किसके इक्वल होगा? टू प्लस 3 ये 1 -2 0 एंड 1 की इक्वल होगा, और ये आ जाएगा 5 -5 1, हाँ जी 1 के -1 के इक्वल आ जाएगा ये। चलें, ये तीनों ही -1 के इक्वल आए हैं। फिर अब इसे उठाकर नीचे ले जाएं। इस केस में अब होगा A31 इज इक्वल टू -1 3 + 1 -2 1 1 -2 -4 5 -5 लगता आएगा इसका आंसर, नहीं 4 और -1, ये +4 आना 3 के इक्वल आएगा ये। A32 3 + 2 ये आएगा 1 1 0 -1। गलती कर ली, ये आएगा 1 1 3 एंड -2, ये -1 -2 -3 5 के इक्वल आएगा ये, और ये आएगा 3 3 -1 3 + 3 1 2 3 1 +1 इंटू 1 + 6 इज 7, 7 के इक्वल आएगा। अब Aij 3 इंटू 3, इसको ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 3, ये बनेगा मैट्रिक्स 1 1 3 3, अच्छा -1 3 3 -1 -1 -1 3 5 7, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा? ये इसका ट्रांसपोज होगा और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आप लिख दें, और इसका ये ऊपर इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे 1 3 3 -1 -1 -1 3 5 7, ये एडजॉइंट आ गया। और इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ A ओवर A मॉड, क्या था? A मॉड क्या आया था हमारे पास? -2 आया था।
ये लें। और अब क्या हम लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के। ए इनवर्स ये है और बी क्या था, अभी चल के ऊपर देख लेते हैं। क्रैमर रूल से याद कर रहे होते तो अभी तक याद हो गया ना था। -141, -141, ठीक है जी। ये अब आप लिख लें, नेगेटिव हाफ से आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू जाके अब हम उस टूल से फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैट्रिसेस में ये कॉलम्स ऐड किए, ये रो ऐड की मैंने। वो कॉलम मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूँ अपने सामने इधर, ठीक है। ये मैट्रिक्स अब आपने लिखने हैं अपने सामने। चलें, हो गया। अब इसको इसमें लिखना है। ये लिखें जी 1, -1, 3, यहाँ लिखें 3, यहाँ लिखें -1, यहाँ लिखें 3, यहाँ लिखें 7, -1, 4 और 1। ये सॉल्व, -2, -2 एंड 0, -2, -2 and 0, solved using Microsoft Math Solver वेबसाइट, ठीक है जी। 110 आ गया। चलें, ये आंसर है x1, x2 और x3 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें मैं इतनी डिटेल से नहीं करूँगा। अब आपने इन्वर्स जो है एडजॉइंट और उसकी आपने खुद फाइंड आउट कर लेना। मैं कैलकुलेटर से अब आपको ये सॉल्व करके देने लगा हूँ क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 करना हमने, तो मैंने ये पहले ही कर ली है रादर के मैं आपके सामने करता। उसकी वजह यह है कि ये क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी टाइम ले जाते हैं। ज़रा सी भी इनमें एक प्लस माइनस की गलती हो तो बस जी ये बस फिर काफ़ी ज़्यादा इस पे ट्रबल शूट करते करते इनको टाइम लगता है। ट्रबल शूट मतलब गलती तलाश करना, उस पे अच्छा खासा वक्त लग जाता है। फिर ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, तो जल्दी मैंने करने के लिए ये ज़रा सॉल्व कर दिया। तो इधर इसने, अगर आप इधर क्वेश्चन 2 देखें यहाँ पर, तो ये बता रहा है कि यूज द मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स। टू क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। तो ये सिस्टम तब सॉल्व होगा, ये जो सिस्टम दिया हुआ है, जब ये जो इनसे मैट्रिसेस एलिमेंट्स का बनेगा, जो कि इधर लिखा हुआ है मैंने, ये एलिमेंट मैट्रिक्स, ये जब नॉन सिंगुलर होगा फिर ही इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, वरना इसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। ये मैंने क्रॉस कर दिए थे ये सारे, कि आपकी तवज्जो उधर ना चली जाए। तो इस मैट्रिक्स को देखें, ये इन इक्वेशंस की जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स है उससे बना। तो ये 10 के इक्वल आता है, ये नॉन सिंगुलर है,
तो वेरीफाई भी इसे कर लिया माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर ऐप से। ये मैं काफ़ी दफ़ा आपको ये वे ऐप दिखा चुका हूँ, वेबसाइट भी दिखा चुका हूँ, तो इसको बस अब रेफर कर देना, इधर काफ़ी है। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट 10 के इक्वल, और यहाँ पे मैंने असल में इसको वेरीफाई किया था उससे, ऐप से। तो ये आप देखें इस साइड पे, ये उस ऐप की मैंने पिक्चर ऐड की है यहाँ पर, और इसने यहाँ एक नए तरीके से इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का एक नया तरीका लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। स्टेप्स यूजिंग सारस रूल। सारस रूल क्या होता है, उसमें उसने आपके सामने, हाँ, ठहरे जी, हाँ जी, ये आप देखें कि ये जो दो पहली कॉलम्स है उनको इधर लिख लिया है, और ये फाइंड आउट आप कर लीजिएगा कि ये सारस रूल क्या, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। काफ़ी तफसील से उसने इधर एक्सप्लेन कर दिया है। ये इस ऐप का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये स्टेप्स भी बता देता है पूरे क्वेश्चन के, कि किस कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे उसमें। ये नई टेक्निक है, न्यू टेक्निक फॉर डिटर्मिनेंट फाइंडिंग सारस रूल। आप गूगल से इसको मजीद देख भी सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। खैर, हमें पता चल गया कि इन्वर्स मुमकिन है। इन्वर्स भी मैंने इसी ऐप को यूज करते हुए किया ताकि फास्ट ट्रैक किया जा सके सारे मामले को। तो ये इन्वर्स आपके सामने इधर इन्वर्स मौजूद है। इन्वर्स का मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है कि डिटर्मिनेंट को मैं बाहर ले गया, 1/10, 0, 4, 2, 5, 13, -5, 7 और 1। ये जो है वो एडजॉइंट है, ये एडजॉइंट है, और ये डिटर्मिनेंट है। उसको एडजॉइंट को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट से, तो ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। इस तरह मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप एडजॉइंट वाले तरीके से इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है। मैं इधर लिख दूं जरा आपको, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है, इसको जरा मैं इधर छोड़ के आऊं। एडजॉइंट अगर आपको याद हो, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी A I J, इसका ट्रांसपोज होगा, और ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है ना, तो ये ट्रांसपोज है। तो ये A11 है, ये 0 A11 है, ये 4 A12 है। ये अगर आप एडजॉइंट का मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये A11 होगा और इधर A12 होगा, लेकिन ये ट्रांसपोज है। ये बस आपने याद रखना है, इस इक्वेशन को ज़हन में आपके होनी चाहिए। फिर ये वही एलिमेंट्स हैं जो इक्वेशन के उस साइड पे थे, बी है, ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई किया, -2, 4 और 1 आया हमारे पास, ठीक है। और अब इसको हमने वेरीफाई करना है, 3, 4 और नेगेटिव, ये असल में और डिवाइडेड बाई 10 भी आएगा इसमें। यहाँ 1/10 लिख लें। ये देखें ना, अगर आप नीचे इसको देखें जाके, तो ये आते हैं इसमें, ये 20 आएगा, ये 16 आएगा, और ये 2 आएगा। ये एलिमेंट्स आएंगे जी आपके पास, ठीक है। और इसको ये इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये मल्टीप्लिकेशन लिखी और ये लिख के तो फाइंड आउट कर लिया। ये मैंने, ये जो पिक्चर जिसके ऊपर मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ, ये पिक्चर मैंने की थी, उससे ली थी अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके। तो इसी को मैंने स्कैन करके तो मोबाइल फ़ोन से ये पिक्चर ले ली थी। ये आपको मैं आगे चल के दिखा भी दूंगा। अगर आप मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो वो फिर आप वहाँ पर ये पिक्चर्स लगी हुई देख सकते हैं जाके। पूरी एल्बम मैंने बनाई है फेसबुक के ऊपर, जिस एल्बम का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऐप
माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर के नाम से एक एल्बम है, उसमें जाके ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। तो ये उससे मैंने स्कैन किया इसको, तो उसने खुद ब खुद ये आंसर दे दिया। अब इसको वेरीफाई करना था। पीछे टाइम इसलिए इस पे लग गया कि ये पीछे बुक के एंड पे आंसर गलत दिया हुआ है। ये बुक के एंड पे आंसर दिया हुआ था, जो कि वेरीफाई किया मैंने, ये था बुक के एंड पे आंसर। ठीक है, ये तो ठीक करेक्ट आंसर है ना। ये बुक के पीछे ये आंसर दिया था और इसको यूज करके ये वेरीफाई किया। द above आंसर, ये आप देख सकते हैं, above आंसर इज इन द बुक इज रॉन्ग। ये वाला जो बुक ने आंसर दिया वो गलत है। ये मैंने वेरीफाई भी उन इक्वेशंस में करके देख लिया। सिर्फ पहली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, बाकी दो नहीं होती। जबकि जो मैंने आंसर निकाला है, जो कि ये आप ऊपर देख सकते हैं, उसको दोबारा इधर लिख लेते हैं। 2-8/5 1/5, ये आंसर से तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। यहाँ पर मैं बस आपको दोबारा बता दूं कि ये ए इनवर्स आपने, ऑफ कोर्स आप इस तरीके से तो नहीं फाइंड आउट करेंगे अपनी बुक में, तो मतलब अपने पेपर में। तो आपके पास तो 3/3 का कैलकुलेटर होगा। ए इनवर्स इस तरह के क्वेश्चन में आप टीचर से पूछ लेंगे, अगर आप डायरेक्ट उससे कैलकुलेटर से करके इनवर्स लिखते हैं तो वो काबिल कबूल होगा उनके लिए, कि नहीं कि वो पूरे स्टेप्स मांग रहे हैं। मेरे ख्याल में वो स्टेप्स चाहते हैं इधर कि आप इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका भी बताएं, और एडजॉइंट से या फिर आप निकालेंगे, या आप रो और कॉलम मैट्रिक्स के तरीके से भी देख सकते हैं, जो कि पीछे मैं बता चुका हूँ। उसको आप एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी है, इस क्वेश्चन को बस यही मेरी सजेशन है कि मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को सोच समझ के हाथ लगाएं पेपर में। ये क्वेश्चंस होते तो बड़े आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन इनमें क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है। ज़रा ज़ीरो और वन नेगेटिव प्लस की गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन ये आपका टाइम काफ़ी अच्छा खासा ले जाएंगे। और पेपर के ऊपर आपको बाज़ दफ़ा होता है इंसान मिडल में से शुरू कर देता है क्वेश्चन करना पेपर में, तो वो पूरा नहीं होता एंड तक क्वेश्चन। चलें, अब क्वेश्चन थ्री देखते, पार्ट थ्री देखते हैं क्वेश्चन टू का। उसमें भी बिल्कुल वही इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और ये रिलेटिवली इजी था काफ़ी। तो इसमें इन्वर्स फाइंड आउट, पहले वही ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जो कि 8 है, उसको कंफर्म किया। ये देखें नीचे, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दो तरीके हैं। वो पूछ रहा है किस तरीके से फाइंड आउट करना है। स्टेप्स यूजिंग सारस रूल्स, ये देखें ना, ये जो कटिंग यहाँ पर हुई हुई है, साफ पता चल रहा है कि मोबाइल फ़ोन से हुई हुई है। तो मोबाइल फ़ोन में भी मैंने ये ऐप की हुई है। ये वाली ऐप, ये आपको यहाँ पे ये जो मैथ ऐप नज़र आ रही है, ये देखें, ये कह रहा है टेक योर ओन पिक्चर। पिक्चर लेके आप, ये पहली अगर आप एग्जांपल देखें तो उसमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। ये आगे चल के एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएंगी, वो भी सॉल्व कर सकता है। ये मैट्रिसेस हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हैं, और ये वो उससे वो करवा रहा है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट। ड्रा करके भी वो कर देता हल, लेकिन ये ड्रा वाला मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया इतना। उसकी वजह ये है कि ये इतनी इसमें एफिशिएंट नहीं है ऐप। तो टाइप वाला भी स्टैंडर्ड मेथड है फाइंड आउट करने का, अभी तो आ नहीं रहा, लेकिन ये मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि कैसे ये करना है। मोबाइल फ़ोन में अगर आपके हो ये, तो आप उससे स्कैन करके ये कर सकते हैं यहाँ पर। उसमें स्कैन करना काफ़ी आसान हो जाता है। अच्छा, फिर ये डिटर्मिनेंट, ये पूरे स्टेप्स उसने लिखे हैं, तो मैंने भी कहा ये स्टेप्स मैं आपको लिख शो कर दूं। ये इस मेथड को मैंने चूज किया। पीछे ये मेथड पहले मैं दिखा चुका हूँ आपको, तो ये मेथड तो आपको ऑलरेडी आता है। ये स्टेप्स यूजिंग एक्सपेंशन बाय माइनर्स, माइनर्स और कोफैक्टर्स। अब ए इनवर्स मैंने इस तरह फाइंड आउट किया, ये इनवर्स था, उससे मैंने ये मैट्रिक्स लिखा। पहले मैंने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, फिर मैंने ये मैट्रिक्स लिखा। इसमें लिखने की वजह पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये है एडजॉइंट, और एडजॉइंट होता है, क्योंकि एडजॉइंट आपने फाइंड आउट करना ना,
वो होता है ये ए आई जे को फैक्टर्स हैं, उसका ट्रांसपोज होता है। तो ये एलिमेंट है A11 है और ये A12 है, ये A12 नहीं है, ये A21 है। ये बस आपने ख्याल रखना है क्योंकि ये उसका ट्रांसपोज है। तो मैंने ये इधर इसलिए लिखे कि जब आप कोफैक्टर्स के तरीके से फाइंड आउट करेंगे इनवर्स, तो आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं आगे कि आपने कोफैक्टर्स ठीक फाइंड आउट किए हैं कि नहीं। यही वजह है ये इस फॉर्म में लिखने की। नेक्स्ट इंतहाई आसान है, एक्स फाइंड आउट करना है। इस मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 1 आया, ये आप इजीली उसमें रख के तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने ये जो मल्टीप्लिकेशन की थी, इनकी मल्टीप्लिकेशन की थी ना, ये देखें, ये इसको मैंने स्कैन करवाया था, को इस सारे को जो कि इधर आपके सामने नज़र भी आ रहा है। ये देखें ऊपर ये एलिमेंट्स नज़र आ रहे थे, ये वाले, जो कि इसने यानी कि आईपैड से भी डायरेक्टली इसने स्कैन करके तो आंसर दे दिया। तो आप भी ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। नीचे मैंने बता भी दिया, वैल्यूएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर ऐप। और आपको दूसरे तरीके से भी आना चाहिए करना, क्योंकि पेपर में ये ऐप नहीं अलाउड होगी, ना स्मार्टफोन। ठीक है जी, क्वेश्चन 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में पहला पार्ट जो है वो ये है आपके सामने, और ये -1 है पहली इक्वेशन की दूसरी जानिब। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस टू इचेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म। पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेंगे, जो कि ये मैंने लिख दिया इधर। उसके बाद इसको अब रिड्यूस करना है। इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका, कोई मुझे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, पहले ही ये मेथड हम देख चुके हैं। अब बस उसको इस्तेमाल करते हुए हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये इधर 0 0 लाना चाह रहे थे ना हम, तो उसके लिए रो 2 में से यहाँ आप इस तरह भी अगर चाहें तो लिख लें कि ये रो जो है रो 2 चेंज हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है रो 3 चेंज हुई है इधर। अच्छा, तो ये इंतहाई आसान है, आपको समझ आ जानी चाहिए देख के। ये 2 और 5 को हमने ज़ीरो करना था, तो उसके लिए फिर ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए, तो ये ज़ीरो हो गया। उसके बाद अब फर्दर यहाँ पर 1 लाने के लिए 1 इजीली हम देख सकते हैं कि रो 3 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए रो 2 से, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यही हमने इधर परफॉर्म कर दिया। अब 1 आ गया, इस 1 को यूज़ करते हुए इस 6 से जान छुड़वाएंगे, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, रो 2 डैश, और ये आ जाएगा रो 3 डैश। अच्छा जी, तो अब ये इस फॉर्म में आ गई है। ये अगर 19 से जब डिवाइड करेंगे तो ये इचिलन फॉर्म में, रो इचिलन फॉर्म में आ गई है ये मैट्रिक्स। अब इसका मतलब है कि x3 इसके इक्वल हो जाएगा x2 माइनस ये x2 है ना, ये x1 तो यहाँ पर 0 है, x2 और -x3 इज इक्वल टू -3। और इस तरह ये इक्वेशन 1 2 3 आ गई। बैक सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि x3 है हमारे पास, x3 को यहाँ पुट करें और इधर ले जाएं तो x2 आ जाएगा, फिर x2 और x3 को इस इक्वेशन में पुट करें 1 में और सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यही इधर बस किया, और इसका मतलब है अब यहाँ से नाउ वी विल कन्वर्ट इनटू रिड्यूस्ड रो इचेलन फॉर्म। तो इचेलन फॉर्म से आगे चलते हैं हम। इस -2 और -2 को से जान छुड़वानी है, तो ये 1 को यूज करके इसी स्टेप में वैसे ऊपर -2 से भी जान छुड़वा लेनी चाहिए थी। चलें खैर, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में किया और ये हमारे पास आ गए, और यही x1 x2 और x3 हैं। ऊपर से आप कंपेयर भी कर लें इनको, और आंसर वही होगा जो पहले आया था हमारे पास।
अब इसका पार्ट 2 है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कोई इसमें अब एक्सप्लेनेशन की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये इक्वल साइन ना इधर डालने, ये इक्वल साइन जरा गलती से डाल गया इसका। ये साइन बेहतर होता है कि ये इक्वल नहीं है आपस में, लेकिन रो ऑपरेशन के मुताबिक ये इक्वलेंट है आपस में। इक्वलेंट मैट्रिक्स पढ़े थे ना हमने, कि रो ऑपरेशन अगर इन पर परफॉर्म करेंगे तो फिर ये इक्वलेंट होंगे आपस में। अगर कॉलम वाइज आप करते हैं तो फिर इधर ऐसे लिखेंगे कि ये कॉलम वाइज कॉलम ऑपरेशन की वजह से आपस में इक्वलेंट है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब तो वही हमने करना है कि यहाँ पर 0 0 लाए, ये ऑपरेशंस किए हमने, और उसके बाद यहाँ पर 1 1 लाना था, तो 3 से डिवाइड कर दें, या नहीं तो 2 को ऐड कर दें इसमें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके 4 से इसमें ऐड कर दें। तो इस तरह मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप फॉलो करें, करते जाएं, ये हमारे पास रो इचिलन फॉर्म में आ जाएगा इस तरह। और उससे बैक सब्सटीट्यूशन, 3 इक्वेशंस लिख ली हमने, बैक सब्सटीट्यूशन करके आंसर ले लिया, और फिर रो इचिलन फॉर्म को रिड्यूस रो इचिलन फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट किया। और ये फिर मैंने ये आंसर आ गया हमारे पास 8/9, 5/3, ये, और -20/9। और ये फिर मैंने वेरीफाई किया इसको इस ऐप से, वो आप इधर देख सकते हैं। ये इक्वेशन मैंने नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट मोबाइल फोन जो है आप बुक के ऊपर लेकर गया और स्कैन किया इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन हाईलाइट हुआ हुआ यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर मैंने डायरेक्टली इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर मोबाइल फोन को स्कैन करवाया, ये उस ऐप में जाके अभी मैंने आपको बताया दिखाया था उस ऐप को। तो उसने यहाँ पर स्कैन किया इसको, और ये तीनों इक्वेशंस मैंने खुद नहीं एंटर की, उसने स्कैन करके खुद ही तीनों फाइंड आउट की, और ये आंसर उसने दे दिया। आप देख ले, 8/9, 5/3, -20/9। तो इट मीन्स कि वो दोनों फॉर्म्स में हमें बता रहा है, बल्कि तीनों फॉर्म्स में हमें बता रहा है। इशारिया फॉर्म में यानी कि 0.88, डेसिमल फॉर्म में जिसे कहते हैं, और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में, और तीनों फॉर्म्स में वो हमें बता रहा है। तो वेरीफाई हो गया 1 सेकंड में कि आंसर ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, अब बिल्कुल वही तरीका है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो फिर क्विकली इसमें से चलते हैं। ऑगमेंटेड हमने मैट्रिक्स लिख लिया, जो कि ये है, और उसके बाद हमने इनको 0 0 करना था, वो इन ऑपरेशन से हमने 0 0 कर लिया। फिर हमने इधर 1 लेकर आना है, वो -7 से डिवाइड कर दें, फिर उससे यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 4/7 से 7/4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 1 आ जाएगा, और फिर इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को हल करने में, और सॉल्यूशन आपके सामने है। बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, तो x2, x1 और x3 की ये वैल्यूज आ जाएंगी। इचिलन फॉर्म से रिड्यूस्ड रो इचिलन फॉर्म की जानिब जाएंगे, वो ये आएगा 2 1 और -2, बिल्कुल ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। और ये भी साबित हो जाएगा कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है। अगर अगर नहीं आपकी तसल्ली, तो दोबारा उसमें वैल्यूज पुट करके तो फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 जरा पढ़े। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, आपको पता है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो जाएगी जब ये साइड 0 0 0 हो जाएगी। तो इस केस में ये साइड आप देख लें, राइट साइड पर तीनों जीरोस हैं, तो इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन है।
ये मैंने थ्योरी में पूरी तरह इसको इनको एक्सप्लेन किया, आप पिछला लेक्चर जाके देख लें। ये जो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ ना, इसी प्लेलिस्ट में जिसमें आप ये लेक्चर देख रहे हैं, इसी में पिछला लेक्चर है। बहुत आसान है ढूंढना, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इवन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करने की। वो तब ज़्यादा ज़रूरत होती है जब लेक्चर कहीं छुपा पड़ा हो, किसी और चैनल पर हो, या आपके अपने चैनल पे कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ ढूंढना मुश्किल हो यूजर्स के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसी प्लेलिस्ट का पिछला लेक्चर है, वो आप देख लें। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या हैं। अब इसका सॉल्यूशन तभी नॉन ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का भी पता होना चाहिए। ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा जब सिर्फ और सिर्फ अच्छा इधर कोई और सॉल्यूशन हो या ना हो, एक्स वाई जेड की अगर वैल्यू जीरो हो तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, लेकिन उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर तो ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट्स का बनेगा, जो कि आप देख सकते हैं, ये एलिमेंट्स 1 2 -2, इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, अगर तो ये जीरो है तो फिर एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है विच इज ट्रिवियल सोल्यूशन। एक्स वाई जेड जीरो जीरो होंगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। लेकिन अगर ये जीरो के इक्वल आ जाए इसका डिटर्मिनेंट एलिमेंट्स मैट्रिक्स का, तो फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। तो हम इस वक्त नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन खैर जो भी सॉल्यूशन होगा वही हमने फाइंड आउट करना है ना। तो इसका पहले डिटर्मिनेंट वैसे फाइंड आउट कर लेना चाहिए था, लेकिन चलें। अब क्योंकि ये देखे रो इचिलन फॉर्म में इसको लिखा है तो नीचे जीरो जीरो आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये इसका डिटर्मिनेंट जीरो था। और उस केस में ये अब थर्ड इक्वेशन देखें कि जीरो z इज इक्वल टू जीरो के इक्वल है, तो इसको t के इक्वल कर लेंगे, यानी कि इसकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो y विल बी 3t एंड z विल बी -4t, तो ये इसका सोल्यूशन है हमारे पास। अगर मैं फिर बताता जाऊं कि ये नॉन जीरो रो आती तो बस फिर एक्स वाई जेड तीनों जीरो होने थे। अब एक्स वाई जेड तीनों जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। हाँ, अब एक और तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं जरा, कि ये देखें कि जब सॉल्यूशन था, फर्ज करें एक क्वेश्चन का था ना इधर 1 1 1, तो वो सॉल्यूशन अगर आप ग्राफिकली उसे प्लॉट करें, तो ये जरा मुझे अब इसको ऐसे करने दें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और रेड नहीं होना चाहिए, ग्रीन कर लें। नहीं, हाँ चले ऐसे कर लें। ये है वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर वन है, ये यहाँ पर वन है, और ये यहाँ पर वन है। इसको इसको ये यहाँ पर क्रॉस होंगे और ये इस तरह ऊपर लेकर आए, तो ये यहाँ पर, तो ये नुक्ता बनता है 1 1 1, ये वाला। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट है पूरे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के ऊपर। जैसे एक्स वाई प्लेन होता है ना, तो ये एक्स वाई और जेड प्लेन है, ये पूरा एक ही नुक्ता है एक्स वाई जेड प्लेन के ऊपर, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है सॉल्यूशन को। लेकिन इस केस में डिफरेंट सिनेरियो है। इस केस में होता ये है कि एक्स जेड जो है टी के बराबर है, ठीक है। वाई और एक्स जो है वो उनसे डबल है। मसलन इसी में मैं अगर प्लॉट करूं, अभी हम सिर्फ दो को देखते हैं, अभी हम सिर्फ दो को देखते हैं, एक्स और वाई को। ये वाई है और ये एक्स है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये जेड कर लें आप, इस केस में ये इसको जेड कर लें। तो जेड अगर टी है, टी फर्ज करें टी की वैल्यू वन है, टी अगर वन हो तो वाई क्या होगा, थ्री होगा, ये थ्री होगा। तो इट मीन्स कि ये पॉइंट सोल्यूशन होगा उस केस में। एक्स को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो इट मीन्स के एक लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी 3t वाली, ठीक है। 3t की एक लाइन बनेगी जो कि
सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। और इसी तरह अगर x को हम देखें तो -4t है, तो उसको भी प्लॉट करके इस तरह किया जा सकता है, तो वो भी एक लाइन बनेगी। तो इस केस में एक पूरी की पूरी 3 डायमेंशनल में एक लाइन बनेगी जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और वो लाइन क्या होगी मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो लाइन ये वाली होगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। z क्या है, t के इक्वल है, और y क्या है, 3t के इक्वल है, और 4 क्या है, -4 के इक्वल है, 4t के इक्वल है। तो z अगर फर्क कर रहे हैं 1 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4, 3 और 1। अब थ्री डिमेंशनल प्लेन में अभी आपको इधर ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये x ले लें इसकी वैल्यू, ये y ले लें, ये y प्लेन है, और कौन सी ये ब्लू ले लें, ये z प्लेन है, ये z प्लेन है, और ये x प्लेन है। z की वैल्यू अगर आप इधर 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, -4, ये -4 आएगी। y की वैल्यू आएगी 3, और ये आएगी z की वैल्यू ये। तो ये पॉइंट बनेगा, और जो भी इसकी स्लोप होगी इस तरह करके ये एक लाइन होगी जिसकी ये इक्वेशन है। तो ये लाइन पूरी की पूरी सॉल्यूशन है इस सिस्टम का, इस सिस्टम का, इस सिस्टम इस सिस्टम को अगर ग्राफिकली अगर आप इसका सॉल्यूशन ड्रा करें तो ये सॉल्यूशन इसका बनता है। ये मैं इधर नोट्सों का ही हिस्सा रहने देता हूँ। ये ले जी, ये सॉल्यूशन है तकरीबन इस तरह का। ये मैं आपको प्लॉट करके भी कभी दिखा दूंगा, लेकिन तब जब वो मैं आपको प्लॉटिंग सिखाऊंगा, 2D और 3D प्लॉटिंग। ये आप यही ना समझें कि ये सिर्फ कोर्स होगा और बस इससे जान छुट गई। आप यहाँ पर मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ मैं आपको एफएससी का कोर्स नहीं करवा रहा, वो एक जरिया मैंने बनाया आपको मैथमेटिक्स सिखाने का। फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के बाद जो जो ईमानदारी से ये कोर्स पढ़ लेगा वो सारी जिंदगी उससे फायदा उठाएगा। चाहे वो मैथ लवर है या मैथ गुरु है, चाहे वो उसने इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, चाहे उसने पीएचडी करनी है। यहाँ पर मैंने एक वो लेक्चर भी रिकॉर्ड करवा दिया, एक कि घर में मैथ लैब कैसे बनानी है। इन लेक्चर्स के शुरू में भी मैंने बताया था, लेकिन अलहदा से भी मैंने रिकॉर्ड करवा दिया है थोड़ी तफसील के साथ। और अब मैं उस सीरीज में बाकी 2-3 लेक्चर्स लाऊंगा कि पैसे कैसे कमाने हैं मैथमेटिक्स से। और फिर उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप रिसर्च कैसे करनी है मैथमेटिक्स में। और फिर तीसरा चौथा लेक्चर होगा कि स्कॉलरशिप वगैरह कैसे ढूंढने हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में चाहे छोड़ें जो भी हालात हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप कैसे ढूंढने हैं अगर आपने मैथमेटिक्स में अपना करियर डेवलप करना है। खैर, तो ये पार्ट 2 इंतहाई आसान है, अब आप इसको देख लीजिएगा। वही है, इसको एचिलन फॉर्म में लेके हम 0 0 ये आ गया यहाँ पर, ये देख लें लास्ट रो 0 0 0 आ गई। तो चलें, तो उससे हमने रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म में लेकर आए हम, और ये वैल्यूज आ गई आपके पास 2t -t। ये इन दो इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व किया, इस मैट्रिक्स से ये दो इक्वेशन मिली, और यहाँ से हमने ये वेक्टर लिख लिया। तो इंतहाई आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपने कंफ्यूज नहीं होना, और आपको पता होना चाहिए कि जब ये 0 0 0 आ गया तो नॉन ट्रिवियल के अलावा दूसरा सॉल्यूशन कैसे हमने ढूंढना है। चैप्टर 3
एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 4 पार्ट 3 बिल्कुल वही तरीका फॉलो करेंगे हम। कोई अब दोबारा एक्सप्लेनेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं तो जाके क्वेश्चन 4 पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन आप देख लें। इसमें ये फिर रिड्यूस रो इचिलन फॉर्म में हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया इसको, और रैंक 2 ही आ रही है इनकी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर भाई इधर दो जीरो जीरो आ जाए, यानी कि ये रो भी अगर जीरो जीरो होती तो फिर क्या करते। तो फिर उस केस में फर्ज करें ये रो भी यहाँ यहाँ जीरो और जीरो है, तो फिर क्या करते हैं हम। फिर ये होना था z ने t के इक्वल होना था, और y को भी आप t कह सकते हैं, लेकिन आप एक और वेरिएबल लाते, चले t1 कह लें, इसे t2 कह लें, और x जो है वो होना था x इज इक्वल टू -3 है ना, 3z। तो 3 -3 t1 होना था, तो सोल्यूशन इस तरह का आ जाना था, -3 t1 t2 एंड t1, इस तरह का फिर सोल्यूशन आना था इसका। लेकिन उसने क्वेश्चन ही ऐसे दिए हैं कि जिसमें रो एक ही आ रही है। बस ये आप, और उसमें अगर आप इसको t के इक्वल भी कर दें, t1 और t को आपस में इक्वल भी कर दें, तो फिर भी इस लेवल पे क्वेश्चन आपका ठीक ही माना जाएगा। लेकिन लेकिन इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है z1 से, यानी कि z की वैल्यू भी कोई और हो सकती है, y की वैल्यू भी कोई और हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे कर देंगे कि y इज इक्वल टू t और z भी इक्वल टू t, तो इसका मतलब है कि z और y आपस में बराबर हैं, जो कि ट्रू नहीं होगा। तो बस ये थोड़ी सी बात बतानी है आपको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 इंतहाई आसान क्वेश्चन। अब यानी कि हम उस करीब करीब पहुंच रहे हैं इस चैप्टर के एंड पर। तो यहाँ पर वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है? ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब होता है जब आपको पता है ये होमोजेनियस इक्वेशन में अभी ऊपर क्वेश्चन किया है कि जब ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स बना है, डिटर्मिनेंट ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका आएगा। तो इसका मतलब है इसको अगर हम जीरो के इक्वल सेट कर दें डिटर्मिनेंट को, और लैम्डा की वैल्यू फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट अब आपको फाइंड आउट करना आता है, कोई ज़रूरत नहीं बताने की, नहीं तो जाके पीछे 3.3 इक्वेशन वो एक्सरसाइज थी जिसमें बड़ी तफसील के साथ मैं बता चुका हूँ डिटर्मिनेंट्स कैसे देखने हैं। आपको आने चाहिए डिटर्मिनेंट्स कैसे। तो ज़ीरो ज़ीरो हमने कर लिया, रो ऑपरेशन परफॉर्म किए यहाँ पर, इसको किया, लैम्डा -5 की इक्वल आया, दोबारा उसको पुट किया यहाँ पर, उसने कहा कि लैम्डा पुट भी करना वापस, यानी कि आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इट मीन्स कि इसको यहाँ पर पुट करेंगे, बस इसमें यहाँ पर ये लिख दें आप, ये ऐसे कर दें, ऐसे कर लें, और जीरो के इक्वल पुट करने की बजाय आप इसको ऐसे कर लें, 0 0 0। चलें, ये यहाँ से फिर हमें ये मिल जाएगा। ये भी अभी हमने देखा है कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो ये सिस्टम सॉल्व हो गया। पार्ट टू भी बिल्कुल उसी तरह का है, सिर्फ इसमें दो जगह लैम्डा उसने घुसेड़ दिया है। उस वजह से जब हम इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल सेट करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसका नतीजा ये होता है कि नीचे चल के देखते हैं ना, उसका नतीजा ये निकलता है कि सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, लैम्डा की 2 वैल्यूज आ जाती हैं, लैम्डा प्लस नेगेटिव। बस इसमें यही वही मैंने गलती की है कि डिटर्मिनेंट के तौर पे इसको सॉल्व कर दिया, जबकि इसको मैट्रिक्स के तौर पर करना चाहिए था। तो वो एक सेकंड में अभी हम इसका हल निकालते हैं। ये कौन सा मसला, नहीं ये रहने दो तुम, बल्कि ये भी रहने दो तुम, यहाँ 0 0 0 ये करते हैं।
डुप्लीकेट करें, डुप्लीकेट करें, डुप्लीकेट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आप इसको ऐसे करें और इसे ऐसे कर लें, 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 ये और ये, और अब इसमें हम ये लाइन यहाँ पर लगा दें, इसको भी ज़ीरो कर दें, ज़ीरो को मिटा दें। चलें, तो ये सॉल्यूशन है आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ के साथ। ये आप देख लीजिएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारा कुछ, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेमडा की 2 वैल्यूज फाइंड आउट की, 2 पॉसिबिलिटीज के लिए फर्दर सिस्टम को सॉल्व किया और ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। इसमें आप ये कर सकते थे कि यहीं पर आप यहाँ से फर्दर चले जाते इचिलन और रिड्यूस्ड इचिलन फॉर्म में, तो फिर यहाँ पर शायद स्टेप्स आपके बच जाते। वो आप खुद देख लीजिएगा, मैंने तो इस तरह कर दिया आपको। क्वेश्चन 6 आखिरी क्वेश्चन है, मुबारक हो, चैप्टर खत्म होने लगा। क्वेश्चन 6 में वो कह रहा है, अब जरा गौर से पढ़ना इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ लैम्डा फॉर विच सिस्टम does not possess a unique solution, also solve the system for the value of a lambda। यूनिक सॉल्यूशन कब नहीं होगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, ये जो इस साइड के एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, वो डिटर्मिनेंट उसका जीरो के इक्वल आ जाए, तो नॉन जीरो के इक्वल हो तो यूनिक होगा, तो अगर जीरो के इक्वल हो तो फिर वो यूनिक नहीं होगा। तो हमने सेट कर दिया फिर मैट्रिक्स को, उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल कर दिया। यहाँ से हमने लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू 6 फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ए की वैल्यू आई है, दोबारा उसमें पुट कर दिया हमने। उसने ये कहा है ना कि नॉन यूनिक सोल्यूशन के लिए लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसने आगे सोल्यूशन भी पूछा है, इसलिए लैम्डा की वैल्यू दोबारा इसमें पुट करके तो फिर आगे चलना पड़ेगा हमें। फिर हम उसमें कन्वर्ट किया हमने, अ, फिर हमने उसमें कन्वर्ट किया रोइचिलन फॉर्म में, वहां से हमने x3 को t के इक्वल पुट करना है, x2 और x1 t की फॉर्म में लिख के, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। और ये इस तरह एक्सरसाइज ख़त्म हुई। मुबारक हो बहुत ज़्यादा आपको, ये चैप्टर बड़ा अहम था और काफ़ी लेंथी था, और इसको आपने ज़रूर मतलब गो थ्रू होना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है आपके फ्यूचर मैथमेटिकल प्लान्स के हवाले से भी। ये देखें जी, ये छलांगे मार रहा है कि जी मेरा चैप्टर ख़त्म हुआ, वाह जी वाह, खुश हो रहा है। ठीक है जी, तो आपको भी खुश होना चाहिए कि ये चैप्टर ख़त्म हुआ, लेंथी चैप्टर था। मुबारक हो। कोई सजेशंस फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं इसके नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे नोट्स, यही बिल्कुल जो क्लास नोट्स हैं वो अपलोड कर दूंगा मैं, तो वो आप देख सकते हैं। फीडबैक से बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।